हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार का तीसरा लेक्चर आज है। इसके पहले दो लेक्चर जा चुके हैं, जिसमें एक में हमने पूरा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बताया, मालवा पर्वत श्रेणी के बारे में बताया, अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में बताया और सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में पूरा बताया था। पूरा एकदम डिटेल में बताया है। आप उसे लेक्चर में जाके देखिए तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आज हम पढ़ेंगे क्या, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी हमारा कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित हुई है। पहला, अरावली पर्वत श्रेणी क्या है? दूसरा पॉइंट इसका कि विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी है। अभी के लिए क्या है? ये अवशिष्ट है, मतलब बची खुची बची हुई है, ठीक है। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये इसका सबसे पूर्वी भाग, सबसे उत्तरी भाग, यानी कि दिल्ली में से किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे दक्षिणी भाग, यानी कि गुजरात में से किस पहाड़ी के नाम से बोला जाता है? जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी नदी इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ काटती है? तो बनास नदी एक है, उसे काटती है। काटने के बाद किस नदी से मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू के पास में है, ठीक है। माउंट आबू किस लिए फेमस है? जैन धर्म के एक फेमस मंदिर, जिसे दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। ये हमारा हुआ पूरा अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। दूसरा हमारा क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार हमने क्या बताया था? मालवा का पठार एक शांत ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? ये बेसाल चट्टान से बना हुआ है, क्योंकि जो भी ज्वालामुखी से बनती हैं वो बेसाल चट्टान ही होती है, बेसाल चट्टान है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास के लिए, ठीक है, ठीक है। कपास के लिए फेमस है। कपास ज़्यादा इसमें उत्पत्ति होती है कपास की, ठीक है। मालवा का पठार पूरा का पूरा कहाँ पे है? एमपी राज्य में है, ठीक है। मालवा का पठार से कई नदियाँ निकली हैं, 20, 25, 30, ठीक है, जिसमें चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है और बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और नदियों के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी अब किस लिए फेमस है? चंबल नदी अपने बीहड़ क्षेत्र के लिए फेमस है। बीहड़ क्षेत्र क्या होता है कि पहले यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती थी जो चंबल की सहायक थी, और अब धीरे धीरे वो सूख गई हैं। और कई जिस जिस घाटियों में बहती थी वो पूरा पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है। उबड़ खाबड़ को ही बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर डाकुओं का अड्डा होता था, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, तो इसे आप जाके देखिए, ठीक है। ये हुआ हमारा मालवा का पठार से रिलेटेड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 भाग में बटा हुआ है। पूरब पश्चिम, देखिए पूरब से पश्चिम में 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे बसी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कैमूर है, महादेव है, और एक क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। सबसे जो पश्चिमी है विंध्याचल है, सबसे पूर्वी जो है कैमूर है, ठीक है। इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा है? एमपी है। ज़्यादा क्या है? एमपी में ही पूरा ये है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट दक्षिण में एक नर्मदा नदी बहती है, जो भ्रंश घाटी में बहने के लिए फेमस है, ठीक है। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत के जस्ट दक्षिण में बहती है, ठीक है। अब उसके फिर दक्षिण में कौन सी नदी है? पहाड़ है, सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी भारत में एक ब्लॉक पर्वत, एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, वो सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? जिस पर्वत को 2 तरफ से नदियों ने ब्लॉक कर रखा हो उसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। मान लो ये सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसके साइड में 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक नदी ये है, ठीक है, एक नदी ये है, इसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है, इसका नाम है ताप्ती नदी। ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा पहाड़ी को दोनों तरफ से नदियों ने एकदम ब्लॉक कर रखा है, और बीच में ये उठा हुआ भाग है। असल में ये पहाड़ नहीं है, दोनों तरफ नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। मतलब भ्रंश घाटी क्या होता है? उस एरिया पूरा धंसा हुआ है और उसमें नदी बहती है, और ये दोनों नदियां यहाँ पर यानी कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये कौन सा है? खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी।
पूछा जाता है, और भारत की कौन सी 2 नदियां हैं जो पूरब में पश्चिम में बहती हैं और भ्रंश घाटी में? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है। और कौन सा एकमात्र ब्लॉक पर्वत है? सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी भी 3 भाग में बटा हुआ है। राजपीपला हो गया आपका सबसे पश्चिम में, और सबसे पूर्वी में आपका कौन है? अमरकंटक है। ठीक है, इसको डिटेल में बताएं। अमरकंटक से 2 नदियां भी निकली हैं, हमने आपको बताया था। कौन सी नदी निकली है? एक नर्मदा नदी निकली है, और एक हमारी कौन सी निकली है? सोन नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और जो सोन नदी है वो पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। ये पूरा हमने पिछले वीडियो में इतना बताया था। इतना तो मतलब कि 5 मिनट का लेक्चर नहीं है, ये हमने आधे घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में बता दिया है। ठीक है, मतलब हमने सब शॉर्टकट में बताया है। आपको एकदम डिटेल में देखना है तो आप जाके वाला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? दक्कन के पठार के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ेंगे, और शिलांग पठार। आज हम 3 पठार पढ़ेंगे, तीनों पठार के डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 पर्वत श्रेणी बचेंगी, पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट थोड़ा सा पेचीदा है, जिसको इत्मीनान से पढ़ना होगा। इसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर लाएंगे कल। तो आपको ये देखने के बाद पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार एकदम से क्लियर हो जाएगा। और हमने हिमालय आपको पढ़ा ही दिया है, मतलब कि भारत में पहाड़ से और पठार से और ग्लेशियर से कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में। धीरे धीरे क्या होगा, हम 1 महीने से 2 महीने कवर, 1 से 2 महीने में एकदम बढ़िया से कवर कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। और उसके बाद एग्जाम देने का एक अलग ही लेवल होगा, एकदम मज़ा आएगा। एग्जाम में जाओ, लीड लगा के गाना सुनते रहो, फटाफट आंसर लगा के अपने घर आओ, एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेहनत करना होगा। मेहनत करके हमें उसके बाद हमें आराम करना है। अभी तो हमें मेहनत सिर्फ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम पहले पढ़ेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर का पठार सबसे पहले किस राज्य में है? कौन कौन सा राज्य है यहाँ पर? पहला हमारा है CHH मतलब छत्तीसगढ़, JH झारखंड और उड़ीसा। इन 3 राज्य में फंसा पूरा बसा हुआ है। ये वाला हमारा है छोटा नागपुर का पठार। आपको बता देते हैं, हमने मैप में बना दिया है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, अब आपको बताते हैं छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। भारत का रूर प्रदेश किस लिए बोला जाता है? जर्मनी में 2 नदियां बहती हैं। जर्मनी एक देश है जिसमें 2 नदियां बहती हैं, रूर नदी और एक राइन नदी। ठीक है, राइन नदी। इन 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एक तरह से ये कोहिनूर है। कोहिनूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इस जमीन की अलग कीमत बोली जाती है। इसलिए इसको रूर प्रदेश बोलते हैं जर्मनी में। इसीलिए सेम ऐसा ही हमारे भारत के छोटा नागपुर के पठार में है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज कोयला मिलते हैं, इसलिए भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश यहाँ पे लिख देते हैं हम, भारत का रूर प्रदेश। ये पहला पॉइंट हो गया। जर्मनी में हमें याद भी हो गया, 2 नदी, रूर नदी और राइन नदी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है, अभी इंटरनेशनल ज्योग्राफी में आपको डिटेल में बताएंगे, आपको रिलेट कर दिए थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये छोटा नागपुर को पठार को 2 भाग में बांट दिया गया। जैसे ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, इसे 2 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? अब आपको बताते हैं। एक तो हमारा ये पार्ट हो गया, दूसरा हमारा ये पार्ट हो गया। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हजारीबाग। क्या बोलते हैं हम लोग? हजारीबाग, हजारीबाग का पठार। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? रांची का पठार, रांची का पठार। अब ये पठार है छोटा नागपुर पठार, उसके अंदर 2 पठार है। अगर उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? रांची का पठार। उत्तरी भाग में यहाँ पर एक पहाड़ी भी है, जिसे हम लोग कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? इस यहाँ पर एक नदी बहती है, यहीं पर एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? ये नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो हम ही बता देते हैं। इस नदी का नाम है
दामोदर नदी। दामोदर नदी ये भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब ये भी एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहने वाली है, अब पूरब की तरफ जाती है। अब आपको इसका एक और इतिहास बताते हैं। कौन सा? ये वाली नदी है, यहाँ पे जाके मिल गई। अब आपको मालूम है ये कौन सी नदी है? ये तो हमारा दामोदर नदी है। अब आपको ये वाली नदी पता करना होगा, ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से दो धारा में बढ़ जाती है, एक तो चली जाती है बांग्लादेश में, दूसरी चली जाती है हमारा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के शहर में ये बगल से गुजरती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी बंगाल में इसको बोला जाता है हुगली नदी। कौन सी नदी बोला जाता है? हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। और ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी। ये भ्रंश घाटी में बहती हुई सीधा कहाँ चली जाती है? हुगली नदी में। पूछा जाता है कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली नदी की, क्योंकि हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, लेकिन ये दामोदर नदी सीधा अपना जल बंगाल खाड़ी में नहीं गिराती है। ये कहाँ पर गिराती है? ये हुगली नदी में जाती है, मिल जाती है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है वो कौन सी नदी है जो पूरब में भ्रंश घाटी में बह रही है? दामोदर नदी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी वाले भारत में कितनी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी पहला हमारा क्या है? नर्मदा नदी। दूसरा हमारा क्या है? ताप्ती नदी। तीसरा हमारा क्या है? दामोदर नदी। ये आपको दिमाग में उतार लेना है, चाहे आप माथे पे चिपका लीजिए, लेकिन आपको याद में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार पूछा है, ठीक है। तो दामोदर नदी और ताप्ती नदी ये पश्चिम के साइड में बहती है, पश्चिम में। और दामोदर नदी कहाँ बहती है? पूरब में बहती है। पूछा जाता है कि भारत में पूरब में बहने वाली वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? दामोदर नदी। पश्चिम में नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। तीन ये दे दिया, एक कोई और दे दिया, जो और है उसको टिक लगा के धीरे से चलाओ, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन आप अगर मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो। अगर आप मैप के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि हमने एक छोटा सा हेडिंग लिया था। क्या लिया था? छोटा नागपुर का पठार। अब आप सब याद करते हैं छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तीन राज्य में है। अच्छा, छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांटा गया है, हजारीबाग, दामोदर, रांची का पठार। अब हजारीबाग में एक पहाड़ है, कौन सा? राजमहल की पहाड़ी। अच्छा, वहीं पे एक नदी भी बहती है, दामोदर नदी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ये पूरा में इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है ज्योग्राफी, अगर आप मैप से नहीं पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो आपका पढ़ना बेकार है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप रट्टू तोता होने से अच्छा है आप समझिए। आप मैप के थ्रू पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में इससे घुमा के किताबें पूछ ले, आपको तो याद है ना, हजारीबाग यहीं पे है, बदलेगा नहीं। हजारीबाग का नाम है, अच्छा, छोटा नागपुर के पठार, मतलब कि उत्तर भाग में हजारीबाग बोला जाता है, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये ज्योग्राफी आपको ये समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि हमने अभी आपको उधर पूरा पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय, बेयद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, चारों हिमालय पढ़ाए थे। इतना डिटेल में पढ़ाया था कि आप एक IAS PCS का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है ना उससे रिलेटेड, आप आराम से उसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसलिए ज्योग्राफी को आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा रहा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा पठार हमारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है शिलोंग पठार। असल में देखा जाए तो ये छोटा नागपुर के पठार से ही रिलेटेड है। ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, और ये हमारा शिलोंग पठार है, लेकिन ये दोनों पठार सेम है। यहाँ पर हम प्लस भी कर देते हैं, छोटा नागपुर का पठार दोनों एक ही हैं, इक्वल हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने जो बताया आपको, ये जो हिमालय है इधर, ठीक है, ये हिमालय है, इसके जो कंकड़ पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, वो इस पठार से मिलते ही नहीं हैं। लेकिन है तो इसके पास में, लेकिन इससे नहीं मिलते हैं। ये पूरा का पूरा इससे मिलते हैं।
छोटा नागपुर के पठार से मिलते हैं शिलांग पठार। तो इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है, छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का भाग है शिलांग पठार। अच्छा, शिलांग पठार के अंतर्गत कितनी पहाड़ियाँ आती हैं? 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहला आता है गारो, खासी, जयंतिया। अच्छा, ये हमारा सबसे वेस्ट में है, ध्यान रखना, ये सबसे ईस्ट में है, वेस्ट टू ईस्ट। गारो, खासी, जयंती, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, ये पठारों पर पहाड़ हैं। ठीक है, अब गारो, अगर पूछा जाए छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है, किस पहाड़ी पर है? गारो। किस पठार पे है? शिलांग पठार। ठीक है, ये सिंपल सा है, मतलब इस पे सर्वोच्च चोटी है। 2 पहाड़ियाँ और हैं, कौन कौन सी है? मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में। ये तीनों कहाँ पे थी? मेघालय में। तो मेघालय और असम में कुल मिला के 5 पहाड़ियाँ हैं, 3 मेघालय में और 2 असम में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के 3 जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति भी हैं। ये तीनों जनजाति भी हैं, मतलब हम लोग को एक ही चीज़ से 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। शिलांग का पठार पे 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों जनजाति का भी नाम है। वाह, कितना सिंपल है। नोकरे किसकी सर्वोच्च चोटी है? शिलांग पठार की। किस पे है? गारो पे है। अब खासी की बात मान लेते हैं, यहाँ पे खासी पहाड़ी, वहाँ पे जगह नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया खासी। अब खासी पे 2 जगह हैं, एक है चेरापूंजी, दूसरा है मानसीराम। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मानसीरामा और चेरापूंजी। ये कहाँ पे हैं? मेघालय में। किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं? खासी पहाड़ी के आसपास बसे हुए हैं। इतना हमारा क्या है, शिलांग पठार से रिलेटेड है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जो आपका ये छोटा नागपुर का पठार है, जिसको हम लोग इस पे कौन सी पहाड़ी है? राजमहल, राजमहल पहाड़ी। और बीच में गैप है, और यहाँ पर पहली जो पहाड़ी है गारो है, बीच में गैप है इसलिए गैप लिख दिए। इसलिए पूरे को मिला के राजमहल गारो गैप बोलते हैं इसको, या फिर राजमहल मालदा गैप का नाम है। ठीक है, अब बीच में कहेंगे क्या जगह है? बीच में क्या था? पहले समुद्र था, पूरा यहाँ पर पानी था, जल ही जल था। तो इधर से छोटा नागपुर का पठार और इधर से मेघालय शिलांग पठार जो था, पूरी नदियाँ यहाँ पर आके अपना जल गिराती थी। और देखा जाए तो इधर गंगा इतनी बड़ी नदी आके जल गिराती थी, और यहाँ पर एक दिहंग चाइना से आके आती थी और असम से होते हुए यहाँ पे अपना जल गिराती थी। ये 2 बड़ी नदियाँ जब पहाड़ों से अपना कंकड़ पत्थर पूरा लेके आती थी, तो पूरा धीरे धीरे क्या हुआ, साल 2 साल नहीं, ये 400 साल, हजारों साल में पूरा बांग्लादेश को मिट्टी कंकड़ पत्थर से भर दिया। आपको पता होगा, आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में ये पहाड़ है। कोई पहाड़ नहीं है, सब समतल सपाट मैदान है। बांग्लादेश एक मैदानी एरिया है। ठीक है, तो बांग्लादेश में खेती ज़्यादा होती है, जूट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ज़मीन एक तरह से सोख्ता टाइप का, जैसे हमने बताया था यूपी बिहार का एरिया इस सोख्ते टाइप का है, वैसे ही बांग्लादेश पूरा मैदानी क्षेत्र है। जैसे यूपी बिहार में आपको पहाड़ कहाँ मिलेगा, नॉर्मल सा हल्का फुल्का, उससे उसे पहाड़ थोड़ी कहते हैं। तो ये मैदानी एरिया है। ये पहले क्या था, यहाँ पर पूरा समुद्र था। बांग्लादेश बांग्लादेश की बात आ गई तो थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं। क्या जानेंगे? 1971 की बात याद है आपको? 1971 में ही बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके पहले क्या नाम था इसका? पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ था। ये इंदिरा गांधी के काल में, थोड़ा सा आपको बताएंगे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय इंदिरा गांधी की थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, तो इसे बांग्लादेश एक नया देश ही घोषित कर दिया गया। उस समय यहाँ के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान। आपको पूरी कहानी बताएंगे उस समय। अभी के लिए आप जान लीजिए 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था।
राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप, इसे ही बोलते हैं। ये हुआ हमारा शिलांग पठार कंप्लीट। अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि इसके अंदर पठार के अंदर पठार, पठार के अंदर पठार, इतने पठार हैं कि आप कंफ्यूज होकर पठार बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग दक्कन के पठार का एरिया जान लेते हैं कौन सा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी के जस्ट साउथ से आप देखेंगे पूर्वी घाट पहाड़ी, इधर से पूरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ी, और इसमें एक और बड़ा सा पठार आ जाता है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया दक्कन का पठार है। पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। अच्छा, दक्कन का पठार के अंतर्गत ही कौन सा पठार आता है, एक दंडकारण्य का पठार। पूछा जाता है दंडकारण्य का पठार किस पठार के अंतर्गत आता है। अब कहेंगे आप पठार के अंदर पठार कैसे आ गया। पठार एक एरिया है, उसके बाद फिर कुछ ऊंचाई पर जाने पर एक समतल सपाट मैदान हो गया बहुत बड़े क्षेत्र में। अब हम मैप में दिखाएं इतना छोटा नहीं है। आप एक गांव घूमने के लिए आपको दिन लग जाएगा, तो ये पूरा भारत के बारे में हम बता रहे हैं। इतना एरिया मतलब कम से कम इसमें 10-12 जिले, 10-12 राज्य हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार भारत का कौन सा है, दक्कन का पठार है। अच्छा, अब आपको बता देते हैं दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है। दंडकारण्य का पठार, आई बात समझ में। ये दक्कन का पठार पूरा है, इसके अंतर्गत ही उत्तर पूर्व में एक पठार है दंडकारण्य का पठार। अच्छा, अगर पूछा जाता है दक्कन का पठार सतपुड़ा के किस साइड में है, आप सिंपल सा अंदाजा लगा सकते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण साइड में है, ठीक है। अगर पूछा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत के किस एरिया में है, पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब में है। पूर्वी घाट पर्वत अगर पूछा जाएगा तो इसके पश्चिम में है। अगर छोटा नागपुर पूछा जाएगा, छोटा नागपुर पठार कि किस दिशा में दक्कन का पठार है, तो हम बता देंगे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। ये देखो दक्षिण पश्चिम में है ये वाला एरिया। अच्छा, अब दंडकारण्य का पठार है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, सबसे बड़ी चीज। अब मान लेते हैं हमारा क्या है, ये इतना बड़ा पठार होगा, एक बहुत बड़ा पठार है। का नाम क्या रखते हैं हम लोग, नाम जो है वही रखेंगे, अब अलग से हम पठार नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, दक्कन का पठार। अच्छा, अब इसके अंतर्गत एक नया पठार है, कौन सा, मान लो ये वाला एरिया है। अब इसको, इसका नाम क्या रखेंगे, अरे यार इसका भी नाम तो वही रखेंगे, नाम तो हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। इसका नाम भी दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं। कहेंगे कितना बताएंगे, बता दे रहे हैं, याद रख लो बाद में काम देगा। ये एक और पठार है, मतलब पठार के अंदर पठार, पठार के अंदर पठार। तो दक्कन के अंदर दंडकारण्य है। अब दंडकारण्य का जो दक्षिणी भाग है उसे कौन सा पठार बोलते हैं, उसे बस्तर का पठार बोलते हैं। बस्तर का पठार बहुत फेमस है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके लिए बस्तर का पठार फेमस है। बस्तर का पठार टीन के लिए फेमस है, टीन के लिए। भारत में एकमात्र टीन का जो किस कहाँ पे पाया जाता है, खदान कहाँ पे है, टीन बस्तर के पठार पाया जाता है। भारत का एकमात्र और एक सबसे बड़ा, या फिर एकमात्र बोल सकते हैं, टीन का भंडार कहाँ पे है, बस्तर के पठार में। बस्तर का पठार किस पठार के अंतर्गत आता है, दंडकारण्य के पठार। दंडकारण्य का पठार किस पठार के अंतर्गत आता है, दक्कन के पठार के अंतर्गत। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई हो तो भी समझा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, दक्कन के पठार के अंदर पहाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा पहाड़ हैं, ज़्यादा क्या कुछ हैं जो एग्जाम के अवधि से ज़्यादा हैं, तो मैं आपको उनका नाम बता दे रहा हूँ। बाकी का आपको दक्कन के पठार से कोई मतलब नहीं है, आपको बस पठार के अंदर पठार से ही रिलेटेड पठार पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि दक्कन के अंतर्गत ही दंडकारण्य आता है, दंडकारण्य के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है।
अब हम थोड़ा सा कुछ पहाड़ी के बारे में बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्या है? अजंता, अजंता की पहाड़ी। दूसरा क्या है हमारा? है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है बालाघाट। चौथा हमारा है गोविलगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे भी लिख देते हैं, खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये 4 पहाड़ी हैं। अब आपको पहाड़ी बता भी दे रहे हैं कहाँ पे है। ये अजंता की पहाड़ी है, ये हमारी हरिश्चंद्र पहाड़ी है, और यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? बालाघाट और गोविलगढ़ की पहाड़ी हैं। 4 पहाड़ियाँ, 4 के चारों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सिंपल सा। अजंता की पहाड़ी यहाँ है, महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र, बालाघाट महाराष्ट्र, गोविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र। अगर दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है तो सब महाराष्ट्र आएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हमको समझ में कुछ नहीं है, हम फिर से समझाएंगे इसे। और समझ में आ गया तो मज़ा ही मज़ा है। बस कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे हमको पता चले, हमें मोटिवेशन मिले कि शायद हमारे पढ़ाने से किसी को समझ में आ रहा है। और ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो यही चीज़ पढ़ाती हैं, सेम चीज़ें पढ़ाती हैं, और इसका आपसे मोटा अच्छा खासा पैसा लेती हैं। वो चीज़ फ्री में मिल रही तो पढ़ो ना यार, क्यों इतना परेशान होना है? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और कोई भी बात हो, कुछ ना समझ में आए, कोई नया लेक्चर चाहिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लेट ही आएंगे, लेकिन पूरा का पूरा आपको निचोड़, मतलब कि पूरा अच्छे से आपको समझा के जाएंगे। आपको समझाना ही हमारा काम है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर पढ़ा दें, आपको समझ में नहीं आया तो हमारे वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।